नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 20वां और आखिरी भाग। निर्मल चंडीगढ़ से बहुत दुख पाकर गए थे। जाते समय उनकी यही इच्छा थी कि चंडीगढ़ के भले बुरे सब तरह के संबंध से सदा के लिए अपने आप को अलग रखेंगे। परमात्मा से उन्होंने यही प्रार्थना की कि जो बीत गया वह फिर लौट कर न आए। चंडीगढ़ से कोई संबंध ही उनके जीवन के साथ न रह जाए। वे सीधे आदमी हैं। विलासिता और अंग्रेजी ढंग के भीतर भी वे संसार के सीधे रास्ते से ही चलना चाहते हैं। हेमवती ही उनकी एकमात्र गृहिणी, प्यारी और संतान की माता है। सौंदर्य, प्रेम, श्रद्धा और बुद्धि में उससे बढ़कर और कोई स्त्री संसार में हो सकती है, ये उनकी समझ में नहीं आता था। परंतु इतनी प्यारी स्त्री को छोड़कर उनका मन एक समय उद्भ्रांत होना चाहता था। घर लौट आने तक यही दो बातें निर्मल को बहुत खटक रही थी। पहली बात यह कि इस दुर्बुद्धि का इतिहास हेम से सदा के लिए अलग रखना पड़ेगा, और दूसरी बात है षोडशी का चरित्र। इसके संबंध में वे ठीक ठीक कुछ भी नहीं जानते थे, तो भी उनका मन किस कारण से उस पर आसक्त हो गया था, यही प्रश्न अपने चित्त से बार बार करने पर भी एक ही उत्तर निर्मम और निसंशय रूप से मिलता था कि षोडशी चरित्रहीन है। किसी असंभव वस्तु पर उनको कभी लोभ नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता। वो पहुँच के बाहर नहीं है, यह समझकर ही उनका मन उस तरह से उसके लिए उन्मुख हो गया था। यह बात सोचकर उन्हें तनिक तृप्ति मिलती थी और वे मन ही मन कहते थे कि उस राह पर फिर कभी न चलूँगा। हेम चाहे तो अपने नैहर जाए, किंतु वे स्वयं कभी चंडीगढ़ का नाम तक न लेंगे। उस दिन अदालत से लौटने पर निर्मल ने हेमवती से सुना कि उसकी माता के यहाँ से चिट्ठी आई है। उन्होंने लिखा है कि किसी को मालूम नहीं, रात को छिपकर षोडशी कहीं चली गई है। निर्मल ने दिल लगी के तौर पर मुस्कुराते हुए कहा, किसी को नहीं मालूम कि कहाँ गई? न सागर सरदार जानता है, न जमींदार जीवानंद चौधरी ही। हेमवती ने नाराज होकर कहा, तुम कैसी बातें करते हो? सागर शायद जान भी सकता है, परंतु जमींदार कैसे जानेगा? स्त्रियों पर कलंक लगाने में तुम लोगों को बड़ा मजा मिलता है। यही सही, कहकर निर्मल बाहर जा रहे थे कि हेम ने पुकारा, एक घटना और हुई है। उसी रात को किसी ने जमींदार का शांति कुंज जला डाला। क्या कहती हो? हाँ, लोग संदेह करते हैं कि सागर ने ही गुस्से के मारे आग लगा दी है, परंतु जमींदार के नाम के साथ षोडशी पर गांव वालों ने जो लांछन लगाया था, वो अगर सच होता तो क्या कभी जमींदार का मकान जल जाता? तुम ही कहो ना। निर्मल चुप हो गए। हेम बोली, कोई कुछ भी कहे, मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि वे निर्दोष हैं। चंडी की ऐसी भैरवी पहले कभी नहीं थी। उन्हीं की कृपा से तो लड़के का मुंह देखना नसीब हुआ है, याद है ना? निर्मल ने इस बात का भी कुछ उत्तर नहीं दिया। चिट्ठी लिखकर पूरा ब्यौरा मालूम करने के लिए उनके कौतूहल की सीमा न रही, परंतु इस इच्छा को दबाकर वे बाहर चले गए। उनका प्रण था कि षोडशी के सब तरह के संबंध से अपने आप को अलग रखेंगे, परंतु दूसरे ही दिन सुबह जब ससुर का जरूरी तार मिला और शाम को सास की चिट्ठी भी आ गई कि पत्र पहुंचते ही अगर दामाद चंडीगढ़ नहीं आ जाएं तो उनके वृद्ध सास ससुर को अब की बार कोई नहीं बचा सकेगा, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा, तब हेमवती रोने लगी। अब और एक बार ट्रक तथा बिस्तर बांधने के लिए हुक्म देकर निर्मल को अपने काम का बंदोबस्त करने के लिए बाहर जाना पड़ा। 2 दिन के बाद निर्मल हेम के साथ चंडीगढ़ आ पहुंचे। आकर देखा कि सब लोग बहुत घबरा रहे हैं। ठिकाना नहीं कब कौन आग लगा दे। चारों ओर आदमी पहरा दे रहे हैं। राय बाबू सूख कर आधे रह गए हैं, कहीं निकलते तक नहीं। ऐसे दुर्दांत मनुष्य की अपने गांव में यह दुर्गति देखकर निर्मल बड़े विस्मित हो गए। यहाँ से उनको गए बहुत दिन नहीं हुए, परंतु इतने ही दिनों में यह कैसा परिवर्तन हो गया है। लोगों से तरह तरह की खबरें मिली, उनसे असली घटना कुछ भी समझ में नहीं आई। एक संवाद में सभी की राय एक सी थी कि जमींदार जीवानंद चौधरी सनक गए हैं। उन्होंने शराब छोड़ दी है, किसानों से अपने ही विरुद्ध नालिश करवा दी है। जिस रुपये से जले हुए मकान की मरम्मत करानी चाहिए थी, उससे मैदान के बीच में पुल बनवा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से किस्से सुनने में आए, परंतु यह कोई नहीं जानता कि ऐसा परिवर्तन एकाएक क्यों हो गया। इस आदमी से निर्मल को बहुत घृणा थी। इसी के पास सिफारिश करने के लिए जाना पड़ेगा, यह सोचकर वे बहुत ही सकुचाने लगे, परंतु घटना ने जैसा रूप धारण कर लिया उससे और कोई रास्ता ही नहीं सूझा। भूमिज किसान लोग बिल्कुल विरुद्ध हैं। पहले तो उनका सर्वनाश हो गया है
और उसके संपादन करने में किसी प्रकार की चेष्टा की कमी नहीं हुई थी, और उस पर उनकी एकमात्र हितैषिणी भैरवी माता के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उससे उनके क्रोध की सीमा नहीं है। वे कोई बात सुनना नहीं चाहते। इधर मद्रासी साहब की बड़ी हानि है। उसका मशीन वगैरह सामान आ गया है, उसको मुआवजा देना प्रायः असाध्य है। जमीन पर दखल पाना उसके लिए ज़रूरी है, खासकर स्वयं अनुपस्थित रहकर जिस अटर्नी के साथ वह काम चलवा रहा है। वह जैसे रूखे मिजाज का है वैसा ही अभद्र है। उससे सुलह होना नामुमकिन है। एक ही उपाय है, आपस में समझौता कर लेना। यदि अपने दल का ही कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार कर ले तो बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा, परंतु उस सनकी ने कह रखा है कि हाकिम से वह कुछ भी नहीं छिपाएगा। इस बात को निर्मल हंसकर उड़ा सकते थे, परंतु यहाँ आने पर उन्होंने जीवानंद के बारे में जितने किस्से सुने हैं, खासकर शराब छोड़ देने का किस्सा, जैसे कि हार्ट अटैक होने का डर दिखाकर भी डॉक्टर बूंद भर शराब उसे पिला न सका, उसके देखते हुए कौन कह सकता है कि उस सनकी आदमी पर कौन सी धुन सवार है। परंतु वे आए हैं इस अबोध और अबाध्य मनुष्य को सुबुद्धि देने के लिए। इसे समझाना पड़ेगा, धमकाना होगा और मौके पर खुशामद भी करनी होगी। उन्हें अभी तक पूरा पता नहीं है कि और क्या क्या करना पड़ेगा। यह अनीतिपूर्ण कार्य में निर्मल का सारा चित्त मानो विद्रोही हो रहा था, परंतु करते क्या। अपराधी है हेम के पिता, उन्हें बचाना ही होगा। हेम रोने लगी, सास रोने लगी, एक कौड़ी चोर की तरह आवाजाही करने लगा। ससुर ने बिना खाए पिए शैया का आश्रय ले लिया, परंतु अब एक ही दिन बाकी है। कल के बाद परसों हाकिम तहकीकात करने आएंगे। तीसरे पहर के बाद जीवानंद के साथ मैदान में निर्मल की भेंट हुई। अब तक पानी के निकास का रास्ता नहीं था, इसी से एक पुल बन रहा था। प्रशांत हंसी के साथ जीवानंद ने दोनों हाथ फैलाकर उन्हें ग्रहण किया और कहा, आपके आने की खबर कल मुझे मिल गई थी। आप अच्छे तो हैं? घर में सब कुशल मंगल है ना? जमींदार के बर्ताव में ऐंठी नहीं है, बनावटी भाव भी नहीं है। वह जैसा सरल है वैसा ही खुला हुआ है। उन्हें संशय करने को अवकाश ही नहीं मिला। इस प्रकार के वर्ताव के लिए निर्मल प्रस्तुत नहीं थे। वे मानो अपने सामने ही कुछ हीन प्रतीत हुए। अगर इनका दिमाग बिगड़ गया तो कोई लज्जा की बात नहीं। जीवानंद के कुशल प्रश्न का उत्तर निर्मल ने सिर हिलाकर ही दिया। जीवानंद से कुशल पूछने का उन्हें अवकाश ही नहीं मिला। जीवानंद ने कहा, आप रिश्तेदार हैं, गांव भर के आदर पात्र हैं, परंतु जानबूझकर ऐसी जगह आकर मिले कि। एकाएक मिस्त्रियों मजदूरों की ओर नजर पड़ते ही कहा, भैया आज हमें जरा रात तक काम करना होगा। हफ्ते भर से घटा छाई हुई है, 1-2 दिनों में शायद पानी बरसेगा, तब तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हम लोग ऐसा काम कर जाएंगे कि नाती पोते को भी सिर झुकाकर मानना पड़ेगा कि हाँ, जिन लोगों ने पुल बनाया था उन्होंने हृदय के साथ सच्चे प्रेम से ही बनाया था। वही होगा हमारा असली मेहनताना। उन लोगों का हृदय पिघल गया। बीज गांव के भयंकर जमींदार उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनके मुंह से ऐसी बात। काम करने वालों ने एक स्वर से जताया कि हमारी भी यही इच्छा है। बादल से अगर चांदनी छिप न जाए तो रात के 10 बजे तक काम करने की उन्होंने इच्छा प्रकट की। निर्मल ने कहा, आपसे मेरा एक काम है। जीवानंद ने कहा, क्या दूसरे दिन नहीं हो सकता? जी नहीं, मेरा विशेष प्रयोजन है। जीवानंद हंस पड़े, कहा, सो ठीक है। ओछे कामों का बोझ उठाने के लिए जो लोग आपको इतनी दूर से खींच लाए हैं वे क्या सहज ही छोड़ देंगे? इस बात से निर्मल को बड़ी चोट पहुंची। उन्होंने कहा, वह तो ठीक है, ओछे काम मनुष्य कर डालते हैं, तभी तो हम लोगों की संसार में ज़रूरत है चौधरी साहब, नहीं तो इस मैदान में आपसे जंग करने की मुझे क्यों आवश्यकता होती। जीवानंद ने क्रोध नहीं किया, उसी तरह प्रसन्नता के साथ कहा, जरा भी तंग नहीं हुआ निर्मल बाबू। आप जिस काम के लिए आए हैं वो आपका कर्तव्य है, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं तो आप आते ही क्यों। परंतु कर्तव्य का सिद्धांत तो सबका एक सा नहीं है। राय बाबू का मैं अकल्याण नहीं चाहता। आपके आने के उद्देश्य सफल हो जाए तो मैं सचमुच ही खुश होऊंगा, परंतु मैंने अपना कर्तव्य भी निश्चित कर लिया है, इसमें परिवर्तन होना अब संभव नहीं है। निर्मल का चेहरा उतर गया। उन्होंने जरा सोच कर कहा, यह अच्छा ही हुआ कि आपने कृपा कर मुझे इस अप्रिय आलोचना की भूमिका के अंश के पार कर दिया।
इस गांव में आकर आपके संबंध में मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। जीवानंद ने हंसकर कहा, उसमें यह एक है कि मेरा दिमाग ठिकाने नहीं। क्यों, सच है ना? निर्मल ने कहा, संसार में साधारण मनुष्य की विचार बुद्धि के साथ एकाएक किसी के कर्तव्य का सिद्धांत अगर एकदम अलग हो जाए तो बदनामी फैलती ही है। तो क्या यह सच है कि आप सभी बातें स्वीकार कर लेंगे? जीवानंद ने सच है कहा। उनके स्वर में गांभीर्य नहीं था, बल्कि होठों पर हंसी की रेखा थी। तो भी निर्मल ने समझ लिया कि यह धोखा नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके स्वीकार करने से सिर्फ आपको ही सजा हो जाए और सब लोग बच जाएं। जीवानंद ने कहा, निर्मल बाबू, आपका कहना पाठशाला के गोविंद की तरह है। उसने कहा था कि पंडित जी, मुकुंद ने भी आम चुराए थे, यानी बेंत सब पर न पड़े तो उसकी पीठ का दर्द न घटेगा। कह के वे हंसने लगे। उनकी हंसी से निर्मल के चेहरे पर क्रोध के चिन्ह देखकर जीवानंद ने उनके क्रोध को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, माफ कीजिएगा जनाब, यह मैंने भूल कर भी नहीं चाहा। अपनी करनी का फल मैं अकेला ही भोगूंगा, किसी को मैं इसमें समेटना नहीं चाहता। राय बाबू छुटकारा पाकर अपने घर आराम से रहें और मेरे एक कौड़ी नंदी साहब कहीं और गुमाश्तगिरी में दिन पर दिन तरक्की करते रहें। किसी पर मुझे रत्ती भर भी क्रोध नहीं। निर्मल कानूनदा आदमी है, सहज में निराश नहीं होते। बोले, ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी को कुछ सजा भोगनी पड़े और किसी को कुछ हानि सहनी पड़े। जीवानंद ने उसी वक्त राजी होकर कहा, अच्छी बात है, अगर आप कर सकें तो कीजिए, परंतु मैंने बहुत सोचकर देखा है कि यह नहीं हो सकता। किसान लोग अपनी अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह केवल उनको रोजी रोटी और कपड़े देने का सवाल नहीं है, बल्कि यह उनकी खानदानी जीत है। इसके साथ उनका हार्दिक संबंध है। उन्हें यह मिलना ही चाहिए। जरा ठहरकर उन्होंने फिर कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरा पक्ष कितना प्रबल है। उस पर कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। चल सकती है केवल किसानों पर, परंतु उन लोगों पर लगातार अत्याचार होता आया है, किंतु अब वह मैं नहीं होने दूंगा। निर्मल ने मन में डर कर कहा, आपकी इतनी बड़ी जमींदारी में क्या इतने किसानों को जगह नहीं मिलेगी? कहीं ना कहीं तो। नहीं, और कहीं नहीं, इसी चंडीगढ़ में मिलनी चाहिए। यही उनसे 6,000 रुपये मैंने जबरदस्ती वसूल किया है और राय बाबू ने ही उन्हें इन रुपयों की मदद दी है। उस ऋण का परिशोध हमें ही करना होगा। अब इस अप्रिय आलोचना की आवश्यकता नहीं है निर्मल बाबू, मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया है। इन 6,000 रुपयों का इशारा निर्मल की समझ में नहीं आया, परंतु इतना उन्होंने अवश्य समझ लिया कि उनके ससुर ने अपने को बहुत से झगड़ों में फंसा लिया है, जिनसे उन्हें साफ बचा लेना सहज नहीं है। उन्होंने अंतिम बार चेष्टा करते हुए कहा, अपने बचाव का अधिकार तो सभी को है, अतः उन्हें भी करना होगा। आप स्वयं जमींदार हैं, आपको मुकदमे का विवरण सुनाना निरर्थक है। अंत तक शायद विष से ही विष का इलाज करना पड़े। जीवानंद ने मुस्कुराकर कहा, क्या वैद्य अब जालसाजी करने के अपराध में हत्या की व्यवस्था देंगे? निर्मल के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। वे बोले, आपको मालूम है कि कभी कभी दवा का नाम बता देने से मरीज को लाभ नहीं होता। जो हो, आप जमींदार हैं, ब्राह्मण हैं और उम्र में भी बड़े हैं। आपको मैं कड़ी बात नहीं कहना चाहता, और यह सुनने का भी मुझे कौतूहल नहीं है कि अकस्मात किस कारण से आपके धर्म ज्ञान में इतना प्रबल रूप धारण कर लिया है। परंतु एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि यह भाव आपका स्वाभाविक नहीं है। गवर्नमेंट अगर गिरफ्तार कर ले तो जेल खाने में किसी रोज यह आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। आप सांप को रस्सी समझ रहे हैं। जीवानंद ने कहा, आपकी यह बात सच है, परंतु जब तक भ्रम है तब तक मेरे लिए रस्सी ही सत्य है। निर्मल ने कहा, उससे मौत नहीं टलेगी। मैं और भी एक सत्य बात आपसे कहे जाता हूँ कि इस प्रकार का गंदा काम करना मेरा पेशा नहीं है। आपसे मैं बहुत ही घृणा रखता हूँ और एक पापिष्ट के लिए दूसरे पापिष्ट की खुशामद करने में मुझे लज्जा महसूस होती है, परंतु आप उसे नहीं समझेंगे। वह शक्ति आप में है ही नहीं। जीवानंद के चेहरे पर कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। उन्होंने शांत भाव से कहा, परंतु आपसे मैं घृणा नहीं रखता, बल्कि मैं तो आप में श्रद्धा रखता हूँ।
और यह समझने की शक्ति आप में नहीं है। उनके इस निर्विकार भाव से निर्मल जल भून रहे थे। इस जवाब को ओछी दिल लगी समझकर उन्होंने रूखे स्वर में कहा, चोर डाकुओं में भी तो विश्वास नाम की कोई चीज होती है, वे भी उसे आपस में नहीं तोड़ते। विश्वासघाती से घृणा करते हैं, परंतु जिंदगी भर लगातार दुराचरण करते हैं। जिसकी बुद्धि विकृत हो गई है उससे सवाल जवाब करना व्यर्थ है। मैं जाता हूं। अब वे पलक मारते ही पीछे घूमकर तेजी के साथ चल पड़े। जीवानंद ने देखा कि बहुत से मजदूर लोग हाथ का काम छोड़कर अचंभे के साथ देख रहे हैं। उन्होंने हल्की सी हंसी हंसकर कहा, भैया, जितना समय तुम लोगों ने व्यर्थ नष्ट कर दिया उसे पूरा कर लेना होगा। यह बात निर्मल के कानों में भी पहुंची। 3-4 दिन के भीतर किसानों का मुद्दत का दुख दूर होकर पानी के निकास के लिए पुल बनकर तैयार हो गया। आसपास के गांव के लोग उसे देखने के लिए आने लगे, परंतु जिन्होंने इसे बनवाया वही जीवानंद बीमार पड़ गया। इतना परिश्रम उससे सहा नहीं गया। इस बहाने से और साहब से मिलकर दूसरे उपायों से तहकीकात के दिन को निर्मल 1 हफ्ता हटा देने में समर्थ हुए, परंतु वह दिन भी अब आना ही चाहता है। 2 दिन रह गए हैं। बचने का एक ही उपाय था। उसी का आश्रय लेकर जनार्दन ने तारादास के पास चंडी की विशेष पूजा का प्रबंध कर दिया और स्वयं भी मंदिर के एक कोने में बैठकर शाम सवेरे देवी से यही प्रार्थना करने लगे कि अब की बार जीवानंद चंगा न हो, साहब के आने से पहले ही इसे कुछ हो जाए। अपनी लड़की के साथ जाकर षोडशी के पैरों पर जा पड़ने की बात भी एक बार मन में आई, क्योंकि छोटे आदमियों को वही रोक सकती है, परंतु वह अब है कहाँ। जो गाड़ीवान उसे पहुंचा आया था उसका पता बहुत चेष्टा करने पर भी नहीं मिला। 7 दिन का समय पाकर हेम को पक्का भरोसा हो गया था कि लड़के को साथ लेकर अगर वह षोडशी के पास जाकर रोने लगेगी तो वह कभी इनकार नहीं करेगी, परंतु अब वह आशा भी नहीं है। इन दिनों प्रायः रोज ही निर्मल को जेले जाना पड़ता है। यह जो भद्दा मुकदमा लिखने वाला है उसके सभी छेदों को सबसे पहले ही बंद कर देना आवश्यक है। उस दिन दोपहर को वे रजिस्ट्री ऑफिस के बरामदे में एक और बेंच पर बैठकर जरूरी दस्तावेजों की नकल पढ़ रहे थे। अचानक सामने से सुनाई पड़ा, जमाई बाबू सलाम, खैरियत तो है? निर्मल ने चौंक कर देखा कि सामने फकीर साहब हैं। उनके भी हाथ में बहुत से कागजात हैं। उन्होंने झट उठकर सलाम करते हुए उनके दोनों हाथ पकड़ते हुए पास बिठाकर कहा, सुना है कि याद करने से ही आपके दर्शन मिलते हैं। इधर कई दिनों से मैं आपको हृदय से बड़े आग्रह के साथ याद कर रहा था। फकीर साहब हंस पड़े, बोले, भला बताइए तो किस लिए? षोडशी की मुझे बहुत ज़रूरत है। वे जहाँ हैं वहाँ जाकर मुझे उनसे भेंट करनी ही होगी। फकीर साहब विस्मित नहीं हुए, उन्होंने आनंद भी प्रकट नहीं किया। कहा, भेंट ना ही हो तो अच्छा है। निर्मल लज्जित हुए, बोले, आप शायद सर्वज्ञ हैं। अगर ऐसा ही है तो आप जानते ही हैं कि हमारा कितना बड़ा प्रयोजन है। फकीर साहब ने कहा, नहीं, मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूँ, परंतु माँ षोडशी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाती है और भेंट होने या न होने की बात वही कर सकती हैं, परंतु उनकी सब खबर आपको बतला देने में मुझे कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि एक दिन जब सभी लोग उनका सर्वनाश करने को तैयार हो गए थे, उस दिन अकेले आप ही उन्हें बचाने को खड़े हुए थे। मैंने उन्हीं से यह बात सुनी है। निर्मल ने कहा, और आज वही मामला पलटा खा गया है फकीर साहब। अगर उन लोगों को कोई बचा सकता है तो षोडशी ही। फकीर का चेहरा अप्रसन्न हो उठा। इसका विस्तृत विवरण जानने के लिए उन्होंने कौतूहल प्रकट न कर इतना ही कहा, चंडीगढ़ की खबर मैं नहीं जानता, परंतु मेरा कहना है कि उनकी भलाई का भार आप ईश्वर को ही सौंप दीजिए। मेरी माँ को फिर इसमें न घसीटिए निर्मल बाबू। पिछले दिनों का सारा इतिहास निर्मल को याद आ गया। इसका जवाब देना कठिन है, परंतु उन्होंने कुंठित होकर पूछा, तो अब वे कहाँ हैं? उस जगह को शैवाल दीघी कहते हैं। क्या वे वहां सुख से हैं? अब की बार फकीर साहब ने जरा हंसकर कहा, यह लीजिए, स्त्रियों के सुख से रहने की खबर देवता भी नहीं जानते, फिर मैं तो फकीर हूं, तो भी इतना कह सकता हूं कि मेरी माँ शांति से है।
निर्मल ने क्षण भर चुप रहकर कहा। अदालत में आप कहाँ आए थे? फकीर ने कहा। यह ठीक है, साधु फकीरों के लिए यह स्थान निषिद्ध ही कर देना चाहिए, परंतु संसार का मोह तो मनुष्य को जल्दी नहीं छोड़ता है बेटा, इसलिए बुढ़ौती में फिर अपने जमीन जायदाद के झंझट में फंसना पड़ा। भले याद आई, मुफ्त में आपके जैसा कानूनदा भी नहीं मिलेगा और सिर्फ आपसे ही यह कहा भी जा सकता है। मेरे इन कागजों को जरा आप देख लेंगे? निर्मल ने हाथ फैलाकर कहा। किस विषय के कागजात हैं? एक दान पत्र का मसौदा है, कहकर फकीर ने कागजों का बंडल निर्मल के हाथों में दे दिया। दूसरे का काम करने का अवकाश या इच्छा निर्मल को नहीं थी। उन्होंने उदास भाव से उसे ले लिया। वे धीरे धीरे उसे खोलकर पढ़ने लगे, परंतु कई पंक्तियां पढ़कर ही उनकी दृष्टि तीव्र हो गई, मुख गंभीर हो गया और ललाट सिकुड़ गया। इस दान की संपत्ति मामूली नहीं है, कई सफ़ों तक उसका ब्यौरा है। उन पर से किसी तरह नज़र घुमाकर अंत में आखिरी पन्ने में जब जीवानंद की उस चिट्ठी पर उनकी दृष्टि पड़ी, तब उन पंक्तियों का लेख दम भर में पढ़कर निर्मल स्तब्ध रह गए। फकीर साहब उनके चेहरे का उतार चढ़ाव देख रहे थे और पूछे, संसार में बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। निर्मल के मुंह से गहरी सांस निकल गई। उन्होंने सिर्फ हाँ कहा। फकीर ने कहा, मसौदा ठीक है ना? निर्मल ने कहा, ठीक है, परंतु इसकी सच्चाई का क्या प्रमाण है? फकीर ने कहा, बात सच न होती तो यह दान षोडशी ग्रहण ही नहीं करती। इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है निर्मल बाबू? अब वे उत्सुक दृष्टि से देखने लगे, परंतु कुछ जवाब नहीं मिला। निर्मल की दृष्टि वैसे ही उदास बनी रही। फकीर साहब शायद अनुमान भी नहीं कर सके कि निर्मल का मन कहाँ चला गया था। अचानक कई दिनों तक लगातार पानी बरसने से संसार का सारा कामकाज बंद हो गया। यहाँ तक कि अबाध गति मजिस्ट्रेट साहब भी अपने तहकीकात के पहिए को ढकेल कर नहीं ला सके, परंतु उनका हुक्म था कि पानी जरा रुक जाने से ही वे चंडीगढ़ में पधारेंगे और उस हुक्म की तामील का दिन आज है। खबर आई है कि गांव के बाहर बारोई नदी के किनारे उनका तंबू खड़ा किया गया है। मुर्गी, अंडा, दूध, घी वगैरह जुटाने में एक कौड़ी जी जान से लग गया है। बहुत संभव है कि दोपहर के पहले ही उनके घोड़ों के टापों की आहट सुनाई दे। रात के पिछले पहर से ही पानी रुक गया है, परंतु आकाश का रंग नहीं बदला। यह मूर्ति देखकर कोई अनुमान नहीं कर सकता कि दुर्योग बंद हो गया अथवा घटा चारों ओर से फिर उमड़ आएगी। मकान के जल जाने के बाद बाहर की ओर दुतल्ले के जिन 2 कमरों में जीवानंद ने आश्रय लिया था, उन्हीं के बरामदे में खटिया पर वह सुबह से पड़े बारुई की तरफ एकटक देख रहे थे। पहाड़ से गंदला पानी उतर आने से नदी का यह शीर्ण रूप अब नहीं है। प्रबल स्रोत दोनों ओर से तटों पर धक्का मारता हुआ तेजी से बह रहा है। जीवानंद न जाने क्या क्या सोच रहे थे। बुखार और उनका सदा का सहचर शूल का दर्द जरूर घट गया था, परंतु बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। अभी वे बिछौने पर पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते। मजिस्ट्रेट साहब के पहुंचने की खबर पाने पर वे पालकी से जाकर स्वयं उनसे मिलेंगे, झूठ कुछ भी न कहेंगे। यह निश्चय उन्होंने उसी प्रकार कर लिया था जिस प्रकार उन्होंने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया था। उन्होंने जैसे संकल्प कर लिया था कि जिंदगी भर में किसी को दुख नहीं दूंगा। वास्तव में उन्हें किसी के विरुद्ध कोई शिकायत या कोई द्वेष भाव नहीं था। जीवानंद मन ही मन यही विचार कर रहे थे कि अपराध तो मनुष्य ही करते हैं, मनुष्य के लिए ही तो अपराध की सृष्टि हुई है। इसलिए मेरी गवाही से मेरे सिवा किसी और की हानि होगी, यह सोचने से भी सचमुच दुख होता है। किस तरह कहने से औरों की कुछ हानि न हो, इसी बात की जीवानंद तरह तरह से आलोचना कर रहे थे, परंतु किसी बात पर अंत तक सुश्रृंखला के साथ विचारने की हालत उनकी नहीं थी। इसलिए एक ही प्रश्न घूम फिर कर एक ही उत्तर लेकर बार बार उनके सामने आ रहा था, और इस प्रकार की चिंता से जब वे हैरान हो उठे तो इसी समय एक नई चीज पर एकाएक उनकी दृष्टि और मन जा टिका। एक छोटी सी नाव बहाव के साथ बड़ी तेजी से आ रही थी। उनके मकान के पास आते ही मल्लाह ने तीर पर लंगर डालकर उसकी गति रोक दी। इस नदी में नाव बहुत कम चलती है। साल के अधिकांश समय में पानी बहुत कम रहता है, इसलिए नहीं,
बल्कि बरसात के तेज बहाव के कारण भी नाव चलना कठिन था। खासकर उन्हीं के मकान के पास आकर जब यह नाव इस तरह रुक गई, तब कौतूहल के कारण तकिया टेक कर वे सीधे होकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि 2 आदमी और 3 स्त्रियां उतरकर आ रहे हैं। पेड़ों की आड़ में वे उन लोगों को स्पष्ट रूप से न दिखाई देने पर भी एक आदमी को जीवानंद ने पहचान लिया। वह है जनार्दन राय। प्रौढ़ा स्त्री शायद उनकी धर्मपत्नी और दूसरी उनकी कन्या होगी। शायद कहीं गए थे। मैजिस्ट्रेट की आने की खबर पाकर जल्दी जल्दी लौट आए हैं। सिर्फ एक बात उनकी समझ में नहीं आई कि अपना घाट छोड़कर इतनी दूर नाव बांधने की क्या जरूरत थी। शायद वहां सुविधा न थी, शायद भूल हुई हो, शायद वे मैजिस्ट्रेट की नज़र से बचना चाहते थे। जो भी हो, ये लोग जब राय बाबू और उनकी स्त्री तथा कन्या हैं, तब व्यर्थ बैठे रहने का कष्ट न कर जीवानंद लेट गए। आंखें मूंदे हुए वे मन ही मन हंसकर बोले, अपराध की सजा देने का अधिकार क्या केवल अदालत को ही है? इस आदमी को शायद मैजिस्ट्रेट साहब ने कभी देखा भी न होगा, देखने पर भी शायद पहचान न सकते। तो भी इनकी शंका और सावधानी की सीमा नहीं है। स्त्री और कन्या के सामने भीरुता की लज्जा ही क्या सजा से कम दंड है? एकाएक सिरहाने किसी व्यक्ति के बैठ जाने पर खटिया की मचमचाहट से वे चौंक उठे और बोले, कौन है? बरामदे में किसी के घुसने की आहट भी उनको नहीं मिली थी। जो बैठी थी उसने जीवानंद के ललाट पर हाथ रखकर कहा, मैं हूं। जीवानंद उसके हाथ को अपने दुबले हाथ से पकड़कर देर तक चुपचाप पड़े रहे। इसके बाद धीरे धीरे पूछा, क्या तुम इसी नाव पर आई हो? हाँ। राय बाबू तुम्हें पकड़ कर लाए हैं? उन्हें बचाना होगा। हाँ, परंतु हेम के पिता को बचाना है, जनार्दन राय साहब को नहीं। मैं समझ गया, परंतु किसान लोग मुकदमा क्यों और किस तरह हटाएंगे? सागर क्यों मानेगा? मेरे सामने उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया है? आश्चर्य है। यह कहकर वे चुप हो गए। षोडशी ने कहा, नहीं, आश्चर्य नहीं है। वे लोग मुझे माँ जो कहते हैं। मुझे मालूम है। जीवानंद के हाथ की मुट्ठी ढीली हो गई। कुछ देर स्थिर रहकर धीरे धीरे उन्होंने कहा, अच्छा ही हुआ। आज सवेरे से ही मैं सोच रहा था अलका कि इतना बड़ा कठिन काम मैं कैसे करूँगा। मैं बच गया। मुझे अब कुछ करने को ही नहीं रहा। तुमने तो सब कर दिया। षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारे करने को कुछ काम न रहा होगा, परंतु मेरा काम तो अभी बाकी ही है। अब जीवानंद का जो हाथ बिछौने पर लटक रहा था उसने अपनी मुट्ठी में लेकर उनके कानों के पास मुंह लाकर कहा, मेरी नाव तैयार है। किसी तरह तुम्हें लेकर भाग सकूं तो मेरा सबसे बड़ा काम पूरा हो जाए। चलो। षोडशी ने झुककर जीवानंद की छाती पर अपना सिर रख दिया। वह चुपचाप बैठी रही। बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। केवल एक की छाती की धड़कन को दूसरी छाती ध्यान से सुनने लगी। जीवानंद ने पूछा, मुझे कहाँ ले चलोगी? षोडशी ने कहा, जहां मेरी आंखें ले चले। कब चलना पड़ेगा? अभी, साहब के आने के पहले ही। जीवानंद ने उसके मुंह पर दृष्टि जमाकर धीरे धीरे कहा, परंतु मेरे किसान लोग, उन लोगों से हमारी वंश परंपरा ने जो ऋण ले रखा है उसे तो। षोडशी धीरे धीरे बोली, वंश परंपरा से ही हमें उसे चुकाना होगा। जीवानंद ने खुश होकर कहा, ठीक बात है अलका, परंतु विलंब करने से तो नहीं चलेगा। अभी से हम दोनों को यह भार सिर पर उठा लेना होगा। षोडशी हाथ जोड़कर बोली, हुजूर, दासी को यही भिक्षा दीजिए कि प्रजा का भार संभालने की चेष्टा करके आप अपने आप को जंजाल में न फंसाएं। जीवन भर तो आप तरह तरह के भार उठाते आए हैं। इस बीमारी की हालत में कुछ दिन आराम करने से कोई निंदा नहीं करेगा, परंतु कप्तान साहब आ सकते हैं। चलिए, जल्दी चलें। जीवानंद तनिक मुस्कुराकर उसके हाथों के सहारे उठ बैठे और कहा, तुम इस तरह मेरा सारा अधिकार छीन मत लेना अलका।
मुझे दुखियों के काम में लगाकर देखना, तुम्हें कभी धोखा नहीं होगा। यह बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। इस प्रकार आत्मसमर्पण करके जिसने उसका हृदय जीत लिया है, उसकी ओर देखते ही अकस्मात उसके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी, परंतु वो अपने आप को संभाल कर उनके हाथ को जरा सा दबाते हुए हंसकर बोली, अच्छा तो अब चलो, नाव पर बैठे बैठे एकांत में सोचकर देखूंगी कि कौन सा अधिकार तुम्हें दिया जा सकेगा और कौन सा नहीं। अच्छी बात है, कहकर जीवानंद षोडशी का हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ चले। इस उपन्यास में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी कहानी आपसे मिस नहीं हो। जल्द मिलूंगी नई कहानी के साथ। नमस्कार।